चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोवेरिन्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो आपने देखा कि हेलो एल्केन्स कैन इजीली गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो SN1 देते हैं, SN2 देते हैं, लेकिन हेलोवेरिन्स के केस में ऐसा नहीं है। हेलोवेरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही मुश्किल से देते हैं। मैं ये बोलूँगा कि हेलोवेरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही मुश्किल है। अब ये बहुत मुश्किल क्यों है, ये एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है कि क्यों हेलोवेरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, उसके रीजन आपको बताने हैं। तो यहाँ पे हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले कि व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वेरी डिफिकल्ट इन केस ऑफ हेलोवेरिन्स। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले नोट करिए, हेलोवेरिन्स आर extremely less reactive for nucleophilic substitution reaction, तो 3-4 रीजन है जिसकी वजह से हेलोवेरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही मुश्किल से देते हैं। अब वो क्या रीजन्स हैं वो हमको जानना है। तो इसमें सबसे पहला जो रीजन है, फर्स्ट नंबर, वो है, अच्छा यहाँ पे काम करो, हेलोवेरिन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ लिख दो बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। क्या वजह हैं, क्यों नहीं दे रहे, तो वो रीजन तो हमको जानने ही है और ये रीजन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है आपका रिजोनेंस इफेक्ट। सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से हेलोवेरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे रहे वो क्या है, आपका रिजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो जरा एक चीज समझो, हेलोवेरिन्स में क्या रिजोनेंस पॉसिबल है, तो है। देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेलोवेरिन, ये लाइक दिस। अब रिजोनेंस बनाना आपको आता होगा। सबसे पहले यहाँ देखो, जो हमारा क्लोरीन है उस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्लोरीन क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के यहाँ रख देगा, इस जगह पे, यहाँ पे। अब जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। तो अभी इस कार्बन पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, इस वाले पे, इस कार्बन पे अभी बॉन्ड है 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है टोटल, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर और आ जाएगा, एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड तो कार्बन पे नहीं हो सकते। तो जैसे ही एक और बॉन्ड बनेगा, उसी से पहले ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठा करके कहाँ रख देगा, इधर। ठीक, और ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और जो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के वो यहाँ आए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव क्यों आया वो देखो आप, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था और एक इस कार्बन का इधर था, एक इस कार्बन का इधर था, एक इस कार्बन का इधर था। तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो भी तो इधर आ गया, इसीलिए कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। हाँ, समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो ये बॉन्ड तो खत्म हुआ, लेकिन ये वाले बॉन्ड तो ऐसे कैसे रहेंगे। अच्छा, दूसरा, यहाँ सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो चुका है। एक चीज और समझिए, यहाँ पे ये जो नया बॉन्ड बना है, अभी ये वाला बॉन्ड बना ना, ये वाला नया बॉन्ड, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, क्लोरीन के। भाई दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, क्लोरीन दे रहा है। तो कायदे में होना क्या चाहिए था कि बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो इसका होना चाहिए था, क्लोरीन का, और एक किसका होना चाहिए था, कार्बन का। ऐसे ही तो बनता है बॉन्ड, शेयरिंग से ही तो बनता है। लेकिन इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, क्लोरीन ने। अपना वाला भी दिया और कार्बन के साइड वाला भी उसी ने दिया, क्लोरीन ने। जो इलेक्ट्रॉन कार्बन को देना था या क्लोरीन को देना था, तो क्लोरीन ने अपना भी दिया और कार्बन के साइड वाला भी दिया, दोनों किसने दिए, क्लोरीन ने। इसीलिए क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव, क्योंकि उसने एक ही तो एक्स्ट्रा दिया है, एक तो उसको देना ही था। ठीक है, तो ये बन गया आपका। अब थोड़ी देर में क्या होगा
कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन को क्या बनाएगा, अनस्टेबल। आपको मालूम है चार्ज ऑलवेज गिव्स अनस्टेबिलिटी। तो ये जो यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, ये नेगेटिव चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से इस कार्बन को अनस्टेबल बना रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इधर। अच्छा, इस कार्बन पे अभी कितने बॉन्ड हैं, आप ये देखो मुझे, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन का हिडन बॉन्ड है, हाइड्रोजन भी तो होगा अंदर। तो ये दिस कार्बन इज ऑलरेडी हैविंग 4 बॉन्ड, लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते। तो इसीलिए एक बॉन्ड कम करने के लिए इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इधर। ठीक है, ये रेजोनेंस 11th का है, मैं आपको समझा ही रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ फिर भी। अब क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज इधर, यहाँ Cl पॉजिटिव है ही, और एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इधर आ जाएंगे और इस कार्बन पर फिर से 5 बॉन्ड होने वाले हैं, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन का हिडन बॉन्ड। तो 5 नहीं हो, इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन फिर से आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा, Cl पॉजिटिव और ये इस तरीके से हो जाएगा, और अब अभी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, बॉन्ड इस तरीके से बन जाएंगे। अब ये क्या करेगा, नेगेटिव इस कार्बन को अनस्टेबल बनाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर में आगे भेज देगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए थे क्लोरीन पे, वो क्लोरीन पे ऊपर वापस चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, Cl पे अब वापस एक ही बॉन्ड रह जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं वो यहाँ एक बॉन्ड बना लेंगे, और ये बॉन्ड तो पहले से बना हुआ है। तो इस तरह का रिजोनेंस हमको देखने को मिलेगा। रेजोनेंस होता क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज रेजोनेंस। तो आप देखो पाई बॉन्ड जो यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया घूम के, देखो वहां पे देखो लास्ट में जाकर के क्या हुआ है, जो ये वाला यहाँ था वो घूम के इधर आ गया, देखो उधर लास्ट में, जो यहाँ था वो वहां पहुंच गया, देखो जो यहाँ था वो इधर पहुंच गया, लास्ट में जाके देखिए सबसे लास्ट वाले में। तो बॉन्ड क्या हुए, घूम गए, और बॉन्ड की मतलब बॉन्ड किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, भाई पाई बॉन्ड ही तो घूम रहे हैं, क्यों भाई, ये कौन से बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड घूम गए, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन घूम गए, और पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को ही हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस तो हो रही है, एक बात क्लियर हो गई। अब इस रेजोनेंस की वजह से क्या होता है वो एक चीज समझो, देखो रेजोनेंस की वजह से कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो उसमें वो सिंगल नहीं रहा, वो कैसा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। तो पॉइंट ये है कि ड्यू टू द रेजोनेंस इन हेलोवेरिन्स CX बॉन्ड में कौन सा करेक्टर आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसकी वजह से यहां से क्लोरीन का टूटना बहुत मुश्किल है। भाई आप बताओ एसेंबन रिएक्शन कैसे होती है, एसेंबन रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, हेलोजन टूट जाता है, कार्बोकेटायन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, एसेंबन हो जाती है। तो लेकिन अब यहाँ पे तो कार्बन हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड का करेक्टर आ गया, जिसकी वजह से यहाँ से हेलोजन का टूट के निकल जाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से जब हेलोजन निकलेगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा नहीं, तो एसन बंद तो इनमें होगा ही नहीं। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, CX बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से हेलोजन का टूटना, CX बॉन्ड का टूटना पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा नहीं, तो एसन बंद तो होगा ही नहीं। अब आ गई बात SN2 की। अब SN2 कैसे होती है ये बताइए। SN2 होती है बैक साइड अटैक से। कैसे होगी कि नीचे से न्यूक्लियोफाइल आ जाए और ऊपर से हेलोजन निकल जाए पीछे से, तो क्या हो जाएगा, SN2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ भी जाएगा ना, तो ये इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है कि इट विल कॉज लार्ज स्टीरिक हिंड्रेंस, बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस लगाएगा। तो बैक साइड अटैक यहाँ पीछे से पॉसिबल नहीं है, तो SN2 भी नहीं होगा। तो हेलोएरीन में न SN1 होगा न SN2 होगा। इस रेजोनेंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। SN2 तो वैसे ही नहीं हो रही, ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। SN1 हो भी जाती तो वो भी नहीं हो रही, क्योंकि कार्बन हेलोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया है, डबल बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन हेलोएरीन्स CX बॉन्ड acquire double bond character due to resonance
ठीक है। सो क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, हेंस क्योंकि अब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो SN बन कैसे होगा, हेंस हेलोएरिन्स कांट गिव SN1 रिएक्शन। ठीक, और आगे लिखें दे ऑल्सो डू नॉट गिव SN2। SN2 भी नहीं देगा, क्यों? क्योंकि SN2 के लिए बैक साइड अटैक होना चाहिए, और अटैक कैसे हो जाए, इतना बड़ा तो ग्रुप लगा हुआ है, स्टीरिक इंटरेंस बहुत ज्यादा है। तो दे ऑल्सो डू नॉट गिव SN2 बिकॉज ऑफ हाई स्टीरिक हिंड्रेंस caused by बेंजीन ग्रुप, है ना, caused by बेंजीन ग्रुप। तो ये हो गया। तो यहाँ बात क्लियर हो चुकी है कि हेलोवेरिन्स ना तो SN1 दे पा रहा है ना SN2 दे पा रहा है। ठीक है, SN2 तो स्टीरिक इंटरेंस की वजह से नहीं दे पा रहा, SN1 नहीं दे पा रहा क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कार्बन हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया जो टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो कार्बोकैटायन बनेगा नहीं, और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तो SN1 होगा नहीं। तो ये पहला रीजन है। दिस इज द फर्स्ट रीजन व्हाई हेलोवेरिन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोवेरिन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो सेकंड रीजन है वो क्या है वो अब डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो सेकंड रीजन है वो है आपका डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है भाई, तो जरा इसको समझ लो ये कहना क्या चाह रहा है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेलोवेरिन के बारे में तो दिस इज आवर हेलोवेरिन। ठीक, और एक मैं ले रहा हूं हेलो एल्केन, दिस इज हेलो एल्केन। एक बात बताओ, हेलो एल्केन में जो ये कार्बन है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? क्यों भाई, दिस कार्बन इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना आता है नहीं आता? 11th का टॉपिक है। तो इस यहाँ पे कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अच्छा, यहाँ कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इधर बताओ जरा? sp2। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, परसेंट एस करेक्टर कहाँ ज्यादा है, इधर या इधर? यहाँ एस करेक्टर कितना है 25%, और यहाँ एस करेक्टर कितना है 33%। ठीक है, तो एस करेक्टर यहाँ ज्यादा है ना, एस करेक्टर मोर, और यहाँ पे क्या होगा एस करेक्टर लेस। और एक बात आपको 11th में बताई जाती है कि जैसे जैसे परसेंट एस करेक्टर कहीं पर बढ़ता है वैसे ही वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम भी बढ़ती है। याद रखना इस पॉइंट को हमेशा। ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन होगा, ये वाला कार्बन या फिर ये वाला कार्बन? एस करेक्टर यहाँ ज्यादा है तो ये जो कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कैसी होगी, हाई। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये वाला जो कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन यहाँ पे कैसी होगी, लेस। ठीक है, अब एक बात सोचो ध्यान से इधर देखो, एक बात ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूं, ये वाला जो कार्बन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, En मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी लो है। अब देखो होगा क्या, ध्यान से सुनना, इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है तो ये इलेक्ट्रॉन जो रखे हैं यहाँ शेयरिंग वाले, और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई होती है, हेलोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हेलोजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा खींच के ले जाएंगे, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन थोड़े से किधर की तरफ चले जाएंगे, हेलोजन की तरफ। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई होती है ही भाई, क्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, हेलोजन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी है, यहाँ पे हाई है।
तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना शेयरिंग वाले, उनको इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन तो अपनी तरफ खींचेगा और कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन है ना बीच में रहेंगे और ये बॉन्ड की जो लंबाई है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, बॉन्ड विल बिकम शॉर्टर, और ये बॉन्ड थोड़ा कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लॉन्गर। और ध्यान रखना कि बॉन्ड जितना स्मॉल होता है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा वीक होगा कंपैरेटिवली। बात समझ पा रहे हैं? अब क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आसानी से ये बॉन्ड टूटेगा नहीं और हेलोजन यहाँ से निकलेगा नहीं, और जब तक हेलोजन निकलेगा नहीं, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, फिर से ये SN बॉन्ड नहीं देगा। और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड वीक है, तो हेलोजन जल्दी से ये बॉन्ड टूट जाएगा, हेलोजन निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और फटाफट कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN बॉन्ड हो सकती है। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ SN बॉन्ड के चांसेस ज्यादा है, और वो सॉरी यहाँ पे SN बॉन्ड के चांसेस नहीं है, बहुत कम है, और वहां पे चांसेस ज्यादा है। अब क्योंकि SN बॉन्ड तो यहाँ होगी नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्मॉल है, टूट नहीं रहा है, और SN2 वैसे ही नहीं होगी क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, बैक साइड अटैक यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, स्टीरिक है ना, SN2 भी नहीं होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। ये तो जस्ट बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, ना SN बॉन्ड दे पा रहा है, SN2 तो देगा ही नहीं, तो फिर से हम बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन भी क्या बना रहा है, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस रिएक्टिव बना रहा है, ठीक, और वहां दे देगा वो। वहां तो देखो ये है कि अगर पीछे वाले ग्रुप छोटे होंगे तो बैक साइड अटैक हो जाएगा, SN2 हो जाएगी, पीछे वाले ग्रुप साइज में बड़े होंगे तो कोई बात नहीं, हेलोजन निकल जाएगा, फिर कार्बोकैटायन बन जाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और फिर SN बॉन्ड भी हो जाएगी, तो वो तो दे देगा, ये नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें जरा, इन हेलोएरीन्स, थोड़ा नोट कर लें, कार्बन ऑफ इन हेलोएरीन्स कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इस पे, sp2 हाइब्रिडाइज विद मोर s करेक्टर, whereas carbon of haloalkane is sp3 hybridized with less s करेक्टर, है ना भाई, यहाँ पे s करेक्टर कम है, लेस s करेक्टर, सो इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ऑफ हेलोएरीन इज हायर कंपैरेटिवली, है ना, इसके कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ड्यू टू विच CX बॉन्ड, ये जो C और X का बॉन्ड है, CX बॉन्ड ऑफ हेलोएरीन becomes shorter and stronger। बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड छोटा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा, ड्यू टू विच CX बॉन्ड ऑफ हेलोएरीन बिकम शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, इट मेक्स क्लीवेज ऑफ CX bond in haloarine डिफिकल्ट, है ना, और जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो SN बॉन्ड होगा नहीं। ठीक है, तो इतना ही काफी है, इट मेक्स क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोएरीन डिफिकल्ट। या चाहो तो और लिख दो, विच अगेन प्रोहिबिट्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, दैट्स ऑल, समझ में आ गया। तो ये सेकंड रीजन है जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन्स नहीं देंगे। तो पहला रीजन क्या है, रेजोनेंस की वजह से, और सेकंड क्या है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। एक और रीजन है वो और देखते हैं। तो थर्ड रीजन है आपका
अनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो हमने दो चीजें देखी कि जो हेलोएरीन है उस हेलोएरीन में एक तो रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, तो इस बॉन्ड का ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है, तो SN बन होगा नहीं, जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा SN बन नहीं होगा। और दूसरा रीजन हमने और देखा कि हेलोएरीन में ये कार्बन है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है CX का ये छोटा और स्ट्रांग हो जाता है ना। हेलोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, तो बॉन्ड विल बिकम शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, तो फिर से क्या होगा, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड डिफिकल्ट, और फिर से SN बन नहीं होगा। तो कुल मिला के दो रीजन हमने देख लिए, पहला रेजोनेंस और दूसरा क्या है आपका डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी वजह से इस बॉन्ड का ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है। ठीक, आप इसको ऐसे सोचो कि अगर बाई चांस बॉन्ड टूट भी गया कैसे भी करके, है ना, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी हमने दे दी और ये बॉन्ड टूट भी गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो भी गया, वैसे तो हो नहीं रहा था पॉसिबल, दो रीजन है जिनकी वजह से बॉन्ड नहीं टूटेगा, अभी बताया है आपको, लेकिन फिर भी बॉन्ड टूट गया तो क्या बनेगा, तो यहां से जब ये Cl चला जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज, और ये जो आपको मिलेगा इसे हम कहेंगे फिनाइल कैटायन। क्या बोलेंगे, फिनाइल कैटायन। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये बॉन्ड टूट भी गया और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव आ भी गया तो कैटायन बन गया। आपको मालूम है कि SN बन के लिए कैटायन कैसा होना जरूरी है, स्टेबल। अगर स्टेबल कैटायन नहीं होगा, कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा, तो SN बन नहीं हो सकती। तो ये जो कैटायन बना है ना, ये इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टेबल नहीं है, यहाँ रेजोनेंस भी नहीं हो सकती और रेजोनेंस भी इसको स्टेबल नहीं बना पाती है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं पा रही है। तो तीसरा रीजन ये है कि पहली बात तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, अगर टूट भी गया कार्बोकैटायन बन भी गया तो वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल हो तो SN बन हो, स्टेबल है ही नहीं तो SN बन का चांस फिर से गया। बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें हम लिखेंगे कि इफ एनी हाउ फिनाइल कैटायन इज फॉर्म्ड, phenyl cation is formed, then it is not stable by resonance, it is not stable, है ना, even by resonance, यहाँ लिख देना even by resonance। तो जब ये रेजोनेंस से स्टेबल भी नहीं हो पा रहा है, रेजोनेंस से भी, रेजोनेंस का यहाँ पे सिस्टम बैठ ही नहीं पाएगा, तो जब ये स्टेबल नहीं हो रहा तो SN बन होगी नहीं, और SN2 तो वैसे ही नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टेरिक इंटरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका हुआ। चाहो तो लिख देना सो अगेन SN1 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कुल मिला के वी हैव रिटन 3 रीजंस व्हाई हेलोएरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन देखो एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हेलोएरीन्स कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे ही नहीं सकते। मैंने ये नहीं बोला कि हेलोएरीन्स आर अनरिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैंने बोला दे आर लेस रिएक्टिव। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ी मुश्किल से देंगे, ठीक है, आसानी से नहीं देंगे, तो देते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल से। तो ये किस तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, कैसे नहीं कराएंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।